अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी की चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज हमारा डे 23 है। मैं हेयर कलरिंग की बुक पढ़ा रही हूँ। ये हेयर कलरिंग की किताब उर्दू ज़बान में है और मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों ने इसको बाय किया है उनको, ताकि ये लेक्चर्स जब मैं दूँ तो उनको कोई चीज़ अगर किताब में समझ नहीं आती तो वो उनको समझ आ जाए, और जो लोग जिन्होंने किताब नहीं ख़रीदी वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हमारा पेज 86 है और हमने पढ़ना है टोनर्स के बारे में और लाइटनर्स के बारे में। पिछले उसमें लेसन में मैं आप लोगों को लाइटनर्स के बारे में बता चुकी थी। आज हम उसको आगे करेंगे। ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ये है लाइटनर रीटच। अब ये क्या चीज़ होती है? नए ग्रो होने वाले बाल एक कुदरती अमल है, यानी जो बाल आपकी जड़ से ग्रो होता है, निकलता है, वो एक कुदरती अमल है, उसने निकलना ही निकलना होता है। जब भी आप बालों पर कलर करें या ब्लीच का अमल करें तो कुछ अरसे के बाद जो बाल जड़ से नए निकलते हैं उनको न्यू ग्रोथ कहा जाता है, और उन बालों को बाद में पहले से कलर शुदा बालों के साथ मैच करने के लिए कलर वाला अमल दोबारा सिर्फ नए उगने यानी री ग्रोथ वाले बालों पर ही किया जाता है। सारे बालों पे नहीं करते, बल्कि जो नए ग्रो किए हुए बाल होते हैं सिर्फ उन्हीं पर यह अमल किया जाता है, और इस अमल को रूट्स टचिंग भी कहते हैं। ग्रो करने वाले बाल कुदरती लेवल यानी नेचुरल लेवल के होते हैं। जो आपका नया बाल निकला होता है वो जो कुदरती आपके बालों का कलर होता है उस पर वही होता है। और जब भी हम रीटच का अमल करते हैं तो पहले इन बालों को ब्लीच लगाई जाती है, यानी अगर उन्हें रीटचअप करना होता है तो पहले इनको आपने खाली कलर करना है, कलर फ्रेश करना है पहले से ब्लीच हुए हुए बालों पे भी, और फिर आपके जो नए ग्रो किए हुए बाल हैं उनको आपने मैच करना होता है पहले वाले बालों के साथ। तो पहले आप क्या करते हैं कि रीग्रोथ वाले बालों को ब्लीच लगाते हैं, उनको रूट्स टचअप करते हैं। अमूमन रीटचिंग के लिए क्रीम ब्लीच इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि क्रीम ब्लीच की कंसिस्टेंसी पहले से ब्लीच शुदा बालों और नए ग्रो होने वाले बालों के दरमियान जो कि एक लाइन या बॉर्डर बन जाता है, जिसे लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन का मैं आपको पिछले मेरे ख्याल 2 लेसन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होती है। तो उसमें जो होता है उस जगह से ब्लीच को उन बालों की तरफ फूल कर जाने नहीं देती। अब क्या होता है कि देखें, जैसे ये आपका अगर ये सर के बाल ये ग्रो किए हैं और यहाँ पे ये बाल इतना ग्रो किया है, ठीक है, ये अगर आप सर की जेल समझो, ये बाल इतना ग्रो किया है और ये इससे नीचे का जो बाल है ये ब्लीच वाला बाल है, तो यहाँ इसके और इसके दरमियान जो ये एक लाइन सी बन जाती है ना, इसको लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं। जब हम क्रीम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो क्रीम की फॉर्म में ब्लीच होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो फूल कर ये जब हम यहाँ इधर तक लेके आते हैं तो फूल कर इस तरफ नहीं जाती, बल्कि वो इस अपने एरिया में ही रहती है। तो क्रीम ब्लीच इस्तेमाल करने का जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, इस जगह से ब्लीच को उन बालों की तरफ फूल कर जाने नहीं देती जो कि पहले से ब्लीच शुदा होते हैं, यानी ओवरलैपिंग नहीं होने देती, जिसकी वजह से बाल टूटते नहीं हैं। अब क्या होता है कि अगर ये बाल तो पहले से ब्लीच हुए हुए हैं, जब इनके ऊपर मजीद ब्लीच लगती है तो बाज़ औक़ात बाल जो है वो ओवर प्रोसेस होकर टूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्रीम ब्लीच जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहती है, और लाइन ऑफ डिमार्केशन भी नुमाया होती है, और अगर इस तरह हो तो फिर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन भी नुमाया रहती है। रीटच करने से पहले क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड ज़रूर देख लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पहले बालों पर क्या प्रोसेस किया था और कितना टाइम लगाया था। यानी ये वाले जो पहले वाले ब्लीच वाले बाल थे, आपने अगर रिकॉर्ड कार्ड बनाया होगा तो आपको याद होगा कि आपने पहले बालों को की रूट्स को कितना टाइम दिया था और क्या मटेरियल किस तरह मिक्स किया था। ये सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड कार्ड में होगी, तो फिर आप यही रूट्स टचअप के लिए यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, वो पहले वाला। एहतियात: ब्लीच के दौरान जब ब्लीच के अमल को तेज़ करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है तो इस बात का ध्यान रहे कि ब्लीच बालों के क्यूटिकल को सॉफ्ट बना देती है और बाल फ्रेजाइल यानी नाजुक हो जाता है, और हीट की ज़्यादती से बाल नरम होकर फूल जाता है, जिससे क्यूटिकल क्रैक हो जाते हैं और आपके जो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई महसूस होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लीच के अगर आप ब्लीच के दौरान आपने ज़्यादा हीट इस्तेमाल की हो तो बाल जो है वो ओवर प्रोसेस या कह लें कि फ्रिज बहुत ज़्यादा फील होती है। और ब्लीच के एक और एहतियात क्या है कि और ब्लीच के अमल के दौरान जब आप ब्लीच को हटाकर लेवल चेक करते हैं तो उसके लिए गीला तौलिया इस्तेमाल करें या फिर वेट टिश्यू। कभी भी खुश्क तौलिया इस्तेमाल ना करें और ना ही तौलिए को बालों पर रगड़ें, इससे बालों के क्यूटिकल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5.6, टोनर्स। हेयर टोनर्स क्या होते हैं?
अच्छा, ये टोनर्स पोस्टकॉम में ये आपको जो ये सीरीज़ मिलेगी ना पर्ल की टोन की, ये टोनर्स हैं, ये अमोनिया फ्री प्रोडक्ट है और आप इनको ये डेमी कलर्स कह सकते हैं। ये डेमी कलर्स हैं, सेमी कलर्स नहीं है, ये डेमी कलर्स हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि पोस्टकॉम में डेमी कलर्स कौन से हैं, तो पोस्टकॉम में ये जो टोनर्स, ये वाले टोनर्स जो हैं ये डेमी कलर्स हैं। हेयर टोनर्स क्या होते हैं? टोनर्स पहले से ब्लीच शुदा बालों पर या फ्रेश ब्लीच शुदा बालों पर खूबसूरत पेल और पेस्टल कलर्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टोनर्स को करने के का अमल डबल प्रोसेस होता है। पहला स्टेप होता है बालों को ब्लीच करने का अमल, जिसमें मतलूबा लेवल तक बालों को लाइट किया जाता है, यानी जितना आपने सॉरी जितना आपने बालों को लाइट लेके जाना होता है, लेवल 9 पे लेके जाना है, 8 पे लेके जाना है, 10 पे लेके जाना है, उस लेवल तक आप बालों को लाइट लेके जाते हैं। और फिर दूसरा स्टेप होता है टोनर्स लगाने का अमल। टोनर्स के लिए अक्सर डेमी परमानेंट कलर्स इस्तेमाल होते हैं। टोनर्स को हम एक और तरीके से भी बयान कर सकते हैं। टोनर्स बालों में ब्लीच के बाद आने वाली ब्रासी या येलो टोन को न्यूट्रलाइज करके एक और पेल या पेस्टल शेड लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आप पहले उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर उसके बाद आप पेस्टल शेड्स आप लगाते हैं। तो ये डबल प्रोसेस टोनर्स का हो जाता है। पहले आपने उसको न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया, जो येलो टोन आ गई या ऑरेंज टोन आ गई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आपने उसको जो भी आपने शेड लाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। टोनर्स हेयर डाई की शक्ल में भी हो सकते हैं या ब्लू पर्पल शैम्पू की शक्ल में भी। इनको ग्लॉस कलर्स या डेमी परमानेंट कलर्स भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ इन इंग्लिश अगर हम इसको करें कि टोनर्स कैंसल आउट एंड करेक्ट्स अनवांटेड टोन्स इन हेयर, ब्रासी, येलो, गोल्ड, ऑरेंज, रेड और ऐश। ये जो अनवांटेड टोन्स इन हेयर जैसे कि ब्रासी, येलो, गोल्ड, ऑरेंज, रेड और ऐश टोन्स जो सॉरी गले में ड्राई उसकी वजह से गले में खराश है। अच्छा, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जब भी ब्लीच का अमल किया जाता है तो कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट या अनवांटेड टोन्स बालों के अंदर ब्लीच के बाद भी मौजूद रहती हैं, जिसका सामना हर प्रोफेशनल को ब्लीच के बाद करना पड़ता है। और अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लीच के ज़रिए दुरुस्त लेवल को हासिल करके अच्छी बेस या बुनियाद बनाएं, न्यू फाउंडेशन बनाएं, ताकि आपका मतलूबा कलर हासिल हो सके। लेकिन ब्लीच के अमल के दौरान जिस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है वो है बालों की पोरोसिटी, यानी बालों को बहुत पोरस नहीं होने देना। इसके लिए आप ओलाप्लेक्स या फिर इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बाल पोरस ना हो, क्योंकि अगर बाल पोरस हो जाएं तो टोनर्स अपना सही रिजल्ट नहीं देते। अक्सर ये कहते हैं कि हमने ब्लीच इतना अच्छा हाई लेवल कर लिया था लेकिन रिजल्ट हमारे बालों में नहीं आया, या कलर आया तो वो जल्दी स्किप कर गया। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका बाल पोरस हो जाता है, वो कलर जल्दी स्किप कर जाता है। टोनर्स को कैसे इस्तेमाल करें? नंबर 1, हेयर कलर्स या हाइलाइट्स को इवन करने के लिए टोनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यह है कि इसके किन किन तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेयर कलर्स या हाइलाइट्स को इवन करने के लिए टोनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई क्लाइंट सालों से बालों को कलर करता आ रहा है तो क्लाइंट के बालों पर कई तरह के कलर्स पहले से मौजूद होते हैं, और जब हेयर ड्रेसर ऐसे बालों को ब्लीच करते हैं तो बालों की तो वो छुपे हुए कलर्स कहीं ना कहीं बालों से निकल आते हैं। टोनर्स ऐसे कलर्स को कैमोफ्लेज करने यानी छुपाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बालों की पोरोसिटी को इवन करने के लिए एक हेयर फिलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ताकि बाल जड़ से लेकर एंड्स तक एक जैसे कलर में दिखाई दें। अब क्या होता है कि जब आपने एक कोई क्लाइंट है जो रेगुलर डाई कर रही है, यानी 6 महीने बाद वो कलर को फ्रेश भी करती है, फुल डाई करती है, तो जब आप उसने बाद में बालों में एक पैची रिजल्ट, कहीं कैसा कलर हो जाता है, कहीं कैसा कलर हो जाता है, वो फिर आपके पास आती है 2 साल बाद आ जाए, 1.5 साल बाद आ जाए, साल बाद आ जाए कि मैंने अपने कलर को एक शेड में लाना है। अब जब आप उसके लिए चाहे आप हेयर कलर रिमूवर्स इस्तेमाल करें या चाहे आप ब्लीच इस्तेमाल करें, वो बालों में क्या होता है कि पैची रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर उन हेयर टोनर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक तो हम जो हमारे पास अनवांटेड टोन्स आ जाती हैं उनको इवन करने, उनको ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर समटाइम्स जैसे होता है कि आपने कलर की और बालों में एक जैसा शेड नहीं आता, तो फिर आप टोनर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसका वहाँ पे खाली उस एरिया में कलर लगा के बालों को के कलर को इवन कर सकें।
टोनर्स बालों पर टॉप कोट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे नाखूनों पर टॉप कोट इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये बालों में ज़्यादा चमक लाते हैं और बालों में मौजूद कलर को सील या लॉक कर देते हैं एक लंबे अरसे के लिए। ये बालों में हम यानी टॉप कोट, जैसे नेल पेंट के ऊपर हम टॉप कोट लगाते हैं शाइन के लिए, तो हेयर ग्लॉसिंग के तरीके से आप इसको टॉप को, यानी आप जब भी कलर करें आखिर में टोनर्स का इस्तेमाल लाजमी करें, वो एज ए टॉप कोट इस्तेमाल होगा और कलर आपका सील हो जाएगा और वो ज़्यादा देर तक आपका कलर बालों में रहेगा। टोनर्स खाली पर्पल बेस या ब्लू शैम्पू ही नहीं होते, बल्कि बालों से येलो टोन को न्यूट्रलाइज करते हैं, बल्कि इसकी एक पूरी कलर पैलेट होती है जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने ये नहीं समझना कि ब्लू और पर्पल शैम्पूज ही या ब्लू और पर्पल कलर ही टोनर्स हैं, बल्कि एक पूरी पैलेट होती है उसकी। इसके अलावा इनको ब्लीच के बाद कलर के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको सॉफ्ट गोल्ड में मिक्स करके वार्म टोन्स भी हासिल कर सकते हैं। ये डिपॉजिट ऑनली कलर्स होते हैं और नेचुरल कलर को लिफ्ट नहीं करते और ये 4-5 हफ्ते तक बालों में स्टे करते हैं। इसका निसार भी इस बात पर है कि हम कितना फ्रीक्वेंटली बालों को शैम्पू करते हैं। अगर कोई डेली अपना सर धोएगा तो टोनर जल्दी फेड हो जाएगा और अगर हफ्ते में एक बार सर धोते हैं तो ये पूरा महीना अच्छी हालत में रहेगा। अगर बालों में टोनर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते तो इसका मतलब है कि आप शैम्पू स्ट्रॉन्ग है, आपका जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग शैम्पू है। इसके लिए आप आफ्टर कलर शैम्पू या फिर सल्फेट प्लस पैराबेन फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें। जिन शैम्पू में पैराबेन और सल्फेट मौजूद होता है उनका इस्तेमाल ऐसे ही है कि जैसे आप डिश क्लीनर से अपना सर धो रही हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट वाले शैम्पू का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका ब्लॉन्ड ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, यानी वो शैम्पू स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बालों को में से कलर को जल्दी फेड कर देते हैं। सॉल्ट वाटर भी बहुत जल्द टोनर्स को फेड करने में मदद करता है। बहुत सारे खारा पानी जो होता है वो बालों के कलर को फेड करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और कलर उसमें से निकलना शुरू हो जाता है बालों में से। अमूमन जो कंपनियां टोनर्स देती हैं वो उनके इस्तेमाल का तरीका भी बताती हैं और ये भी बताती हैं इन टोनर्स के इस्तेमाल के लिए किस हद तक ब्लीच के बाद कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट होना चाहिए। यानी वो अपने फार्मूलेशंस देती हैं कि आप ब्लीच के बाद ये इतनी मिक्सिंग करें या इतना कलर इस्तेमाल करें। हर कंपनी हर ब्रांड अपना देती है, उसके लिए आप जो ब्रांड इस्तेमाल कर रही हैं उसकी उन ब्रांड से कांटेक्ट करें और उनके मिक्सिंग फार्मूलाज को पूछें। लेकिन एक आम उसूल यही है कि जितना पेल कलर लेना होता है उतना बालों को लाइट करना ज़रूरी है। यानी आप जितना लाइटर पेलर शेड पे जाना चाहती हैं उतना बालों को लाइट करना ज़रूरी है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर बालों को पेल येलो के लेवल से ज़्यादा ब्लीच करने की कोशिश की गई तो बाल हाईली पोरस हो जाएंगे और उनके अंदर टोनर के पिगमेंट को पकड़ने के लिए कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग पिगमेंट नहीं बचेगा, जिसकी वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी कि आपने बहुत ब्लीच नहीं करना, इस लेवल तक नहीं करना कि टोनर्स ही जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना काम ना कर सकें। हमेशा लॉ ऑफ कलर और कलर व्हील को सामने रखें ताकि आपको मालूम हो कि किस अंडरटोन को ख़त्म करने के लिए कौन सा टोनर इस्तेमाल करना है। टोनर्स में चूंकि बिल्कुल अमोनिया नहीं होता या फिर बहुत मामूली अमोनिया की मिकदार होती है, इसलिए ये डेमी परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट होते हैं। इसलिए ये बालों के लिए कलर को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखते। ये बालों के कलर को फिक्स करने या अनवांटेड अंडरटोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मददगार होते हैं। यानी ये या तो ये बालों में वार्म टोन्स को शामिल करते हैं या फिर वार्म टोन मौजूद होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि इनमें अमोनिया की मिकदार नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, इसलिए बाल में पूरी तरह डीपली या गहराई में जज्ब नहीं होते, लेकिन बाल के ऊपर की तह में टॉप कोट की तरह रहते हैं। इसलिए ये बालों में ज़्यादा अरसे के लिए नहीं ठहर सकते और अमोनिया फ्री या कम अमोनिया की मिकदार की वजह से बालों के लिए कम नुकसानदेह होते हैं। जबकि अमोनिया फ्री टोनर्स बालों की हालत को बेहतर बनाते हैं। आजकल टोनर्स कलर ट्यूब के अलावा शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, फोम या फिर ग्लॉस की शक्ल में मार्केट में दस्तयाब हैं। शैम्पू की शक्ल में मौजूद टोनर्स का पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए ये प्रोफेशनली इतने इस्तेमाल नहीं होते। जबकि जो टोनर्स सैलून में इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं और यानी ज़्यादा मौसर होते हैं और उनके नताइज भी ज़्यादा देर पा होते हैं। तो आज की जो हमारा वो है मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगी। मेरा ख्याल है टोनर्स का ये अभी टोनर्स का टॉपिक कंटिन्यू है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं टोनर्स को आगे हम मज़ीद देखेंगे कि टोनर्स बालों में किस तरह काम करते हैं। तो ये हम इसको पढ़ेंगे और फिर आगे जो भी डिटेल्स आएंगी उनको हम देखेंगे। इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।